नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 10वीं की क्लास में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करें उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अर्थात जो हार्डवर्क करता है वो कभी ज़िंदगी में कहीं से हारता नहीं है। सुंदर सी प्रार्थना के विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। प्रार्थना के बाद एक बार पुनः आपको बता दूं कि ये जो आप लोगों को मेरा जो एरो जहाँ पर घूम रहा है वो लेशन इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं। ये जो एरो मेरा जहाँ पर है वो आएंगे और बाजू में ये जो एरो है ये लेशन आने वाले नहीं हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। चौथा लेशन हम लोगों का चल रहा था भारत की साहित्यिक विरासत। साहित्यिक विरासत के अंतर्गत हमने साहित्य कला का परिचय प्राप्त किया था। बार बार परिभाषा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेशन का मुख्य टाइटल है कि जब कोई लेखक के मन में कोई भी प्रकार का विचार आता है और वो विचार जब शब्दों का स्वरूप का धारण करके किताब बनती है तो उसको साहित्य कहते हैं। मध्यकालीन साहित्य हम लोगों का चल रहा था और उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रादेशिक साहित्य का परिचय प्राप्त किया था। अब उसके बाद का जो टॉपिक है विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में हम लोग मध्यकालीन के मुद्दे बना रहे हैं। उसके अंतर्गत किताबों के नाम का आपने लिस्ट बनाया था। विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में संस्कृत का विकास होता रहा, फिर भी ये तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण युग रहा। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय खुद भी तेलुगु और संस्कृत के लेखक है। आप लोग जो ये तेनाली रमन नाम की सीरियल देखते हो उसके अंतर्गत विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय का उल्लेख है। उसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था आमुक्तमाल्यदा। मतलब इसके अंतर्गत केवल एक ही मुद्दा बना कि भाई आमुक्तमाल्यदा और जिसके लेखक थे कृष्णदेव राय। अब जिन कलाओं की बात मैं कर रहा हूँ मुगल कालीन साहित्य, यहाँ से आप लोगों को मुद्दा लिख लेना है। मुगल साहित्य, मुगल कालीन समय मुस्लिम शासकों का समय रहा तो उसके अंतर्गत अलग अलग किताबों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रथम मुगल जो था बाबर, जिसकी किताब का नाम था तुजुक बाबरी। मतलब आपको मुगल कालीन साहित्य की पहली किताब तुजुक बाबरी, लेखक का नाम था बाबर, के नाम की आत्मकथा लिखी जिसके बाद में फारसी में अनुवाद हुआ। हालांकि तुजुक बाबरी नाम की किताब का ही फारसी में अनुवाद हुआ और जिसका नाम पड़ा बाबरनामा। उसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं की बहन गुलबदन ने अपने भाई के ऊपर से एक किताब लिखी जिसका नाम था हुमायूं नामा, अर्थात दूसरी किताब हुमायूं नामा जिसके लेखक का नाम था गुलबदन जो हुमायूं की बहन थी उसका। उसके बाद जहांगीर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था तुजुक जहांगीरी, मतलब पहला तुजुक बाबरी, लेखक बाबर, उसके बाद हुमायूं नामा, लेखक गुलबदन, और तीसरा
तुजू के बाबरी लेखक का नाम था जहांगीर नाम की आत्मकथा उसने खुद ने लिखी। उसके बाद औरंगजेब भी एक सिद्धहस्त लेखक था और अंतिम जो मुगल सम्राट था भारत पर शासन करने वाला बहादुर शाह जफर, वो भी उर्दू का खासा एक कवि माने जाते थे। लेकिन मुगल कालीन समय में भी तुलसीदास और सूरदास ने जो साहित्य की रचना चालू की थी वो तो चालू ही रही। उसके अंतर्गत केशवदास भी आए, उसने भी प्रेम और विरह पर अपने साहित्य का निर्माण किया। और रहीम के दोहे तो आप लोगों को मालूम ही है कि प्रेम न खिवाड़ी उपजे, प्रेम न हाटी बिकाए, राजा प्रजा जेही रिजे, शिष्य देवे ले जाए, जैसे रहीम के दोहे आप लोगों को मालूम ही हैं। उसके बाद आगे की अगर बात करूं, मुगल कालीन साहित्य की बात चल रही है तो फारसी भाषा जो मुगलों की भाषा रही उसके अंतर्गत भी पुस्तकें लिखी गई। उसमें चौथी किताब का नाम है आईने अकबरी और जिसके लेखक था अबुल फजल। किताब का नाम आईने अकबरी और एक दूसरी किताब लिखी गई अकबरनामा। इन दोनों किताबों के लेखक का नाम था अबुल फजल। उसके बाद आईने अकबरी में क्या था सर, किताब का परिचय देना हो तो कि भारतीय रीति रिवाज, शिष्टाचार, धर्म दर्शन, आर्थिक स्थिति और जीवन के सभी पहलू का वर्णन किया गया, जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है मुगल कालीन समय का। उसके बाद अबुल फजल का एक भाई था जिसका नाम था फैजी। फैजी भी फारसी भाषा का एक अच्छा लेखक या कवि माने जाते थे। उन्होंने क्या किया तो उन्होंने फारसी में भारत की जो किताब थी, अकबर ने क्या करवाया कि महाभारत है, रामायण है, अथर्ववेद है, भगवत गीता है, पंचतंत्र है, वगैरह 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 किताबों का फैजी के पास अकबर ने अनुवाद करवाया। अकबर के समय में भी इतिहास के कई ग्रंथ लिखे गए। इस प्रकार मध्य युग की MCQ उत्तर है, टिक मार्क करना हो तो कर लीजिएगा जहाँ पर मेरा एरो है वो, कि भाई मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है तो कि उर्दू भाषा का विकास या उर्दू भाषा का जन्म, क्योंकि मध्य युग की सबसे श्रेष्ठ भाषा के रूप में काम किया उर्दू, जो आज हमारे संविधान की भाषा के रूप में भी हमने स्वीकारा है। उसके बाद अन्य उर्दू के लेखकों में मीर वली, मीर दर्द, मीर तकी मीर, नजीर अकबराबादी, असदुल्ला खान, गालिब, ये सब अलग अलग कवि आए जिसने गज़लों का विकास किया। गज़ल के अंतर्गत, शायरियों के अंतर्गत फिर से एक बार वली, मीर दर्द, मीर तकी मीर, नजीर अकबराबादी, असदुल्ला खान और गालिब जैसे लेखकों ने भी मुगल कालीन साहित्य को समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया। 18वीं सदी में उर्दू गद्य, मतलब अब तक 17वीं सदी में उर्दू में केवल पद्य लिखे जाते थे, अब उर्दू में गद्य लिखने की भी शुरुआत हुई। उसमें उर्दू के जो हमारे भारतीय इतिहास के ग्रंथ थे उसका उर्दू भाषा में अनुवाद होने लगा और कुछ मौलिक मतलब काल्पनिक लेखक भी आए। उसमें मोहम्मद हुसैन नाम के जो लेखक थे उसकी किताब थी दरबारे अकबरी, जो उर्दू भाषा की सबसे महत्वपूर्ण गद्य की किताब मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर भारत का जो साहित्य था, शुरुआत में हमने प्राचीन साहित्य पढ़ा, उसके बाद मध्यकालीन साहित्य पढ़ा और आज हमने मुगल कालीन साहित्य पढ़ा। वो साहित्य यहाँ पर समाप्त हो गया। अब मैं जिसका परिचय देने जा रहा हूँ वो है भारत के प्राचीन विद्यापीठ, अर्थात आज की भाषा में यदि मैं बोलूँ तो वो है गुरुकुल, कि जहाँ पर खुद विद्यार्थी रहकर अपना अध्ययन कार्य करते थे। उन अलग अलग विद्यापीठों में भारत में 4 विद्यापीठ प्रसिद्ध थी। एक नालंदा, दूसरी तक्षशिला, तीसरी वाराणसी और चौथी वल्लभी। अब हम यहाँ पर बारी बारी से उन विद्यापीठों का परिचय प्राप्त करेंगे। अगर पेन और किताब या कॉपी आपके पास है तो पेन उठा लीजिएगा। 34 नंबर पेज पर का जो पैराग्राफ है वो समझा रहा हूँ।
3 अंकों में आप लोगों को यदि सवाल पूछे कि नालंदा विद्यापीठ पर टिप्पणी लिखो तो उसके मुद्दे कैसे बनेंगे। कि पहला मुद्दा कि नालंदा कहाँ पर आई, तो नालंदा बिहार के पटना नामक जिले में बड़गांव गांव के पास आई हुई है। मतलब नालंदा बिहार के पटना जिले में आई हुई है। दूसरा मुद्दा कि नालंदा भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन धर्म की परंपरा में नालंदा का सबसे अधिक, मतलब नालंदा विद्यापीठ में भारत के 2 धर्म का विकास हुआ, एक बौद्ध और दूसरा जैन। इस प्राचीन विद्यापीठ में कौन कौन से लोगों ने अध्ययन किया, तो उसके अंतर्गत महावीर स्वामी ने 14 महीनों तक इसमें चतुर्मास किया, इसलिए इस स्थल को जैन तीर्थ भी माना जाता है। इसका समय कौन सा था, तो 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने भी यहाँ पर एक विहार बनवाया था। और उसके बाद नालंदा, मतलब नालंदा का विकास किसने किया था, कुमारगुप्त ने नालंदा का विकास करवाया था। उसके बाद यहाँ हजारों हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार भी हमें प्राप्त होता है। नालंदा विद्यालय भारतीय संस्कृति का वह तीर्थधाम था जहाँ से देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन के लिए आया करते थे। तो कौन आया था विदेशी यात्री, तो कि ह्यूएन त्संग। कौन आया था यहाँ पर पढ़ने, तो कि चीन का यात्री ह्यूएन त्संग भी यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए थे। और वर्तमान में नालंदा की जो स्थिति है वो केवल खंडहर की तरह है। लोग केवल देखने के लिए और घूमने के लिए, मतलब वर्तमान स्थिति। पुनः एक बार मुद्दे, कहाँ पर आया, दूसरा कौन से धर्म का विकास हुआ, तीसरा इसका विकास किसने किया, इसका समय कौन सा था, ये विश्व विद्यापीठ है, कौन कौन से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आए विदेश से, और वर्तमान में उसकी स्थिति कैसी है, खंडहर जैसी। नालंदा आगे उसमें 6ठा या 7वां कि नालंदा से बाहर निकलने वाला विद्यार्थी भारत का आदर्श, नालंदा की विशेषता, ये टिक मार्क कर लीजिएगा कि नालंदा में पढ़ने वाला विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। समय आगे मैंने बता दिया था, फिर भी 5वीं सदी से लेकर 11वीं सदी इसका समय है। और उसके बाद तक्षशिला और नालंदा भी दोनों एक दूसरे के अंतर्गत, एक दूसरे के साथ कंपटीशन, मतलब तक्षशिला भी इसके साथ आती है, लेकिन उसका परिचय हम बाद में प्राप्त करेंगे। ह्यूएन त्संग नाम का जो विद्यार्थी आया चीन का, वो 657 हस्तलिखित हमारी जो प्रतियां थी वो अपने साथ चाइना ले गया था। 7वीं सदी में ह्यूएन त्संग ने मुलाकात ली। ये व्याख्यान के 300 व्याख्यान कक्ष थे। इसकी विषय कि भाई कितने खंड थे, तो 300 कमरे थे। और नालंदा विद्यापीठ का निर्वहन करने के लिए 100 गांव दान में मिले थे और विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन और वस्त्र प्राप्त होते। और जहाँ पर धर्म सभा होती थी उस कक्ष को धर्मगंज भी कहा जाता है। इस प्रकार अलग अलग आप लोगों को इसके अंदर 7 से 8 मुद्दे बनाने का प्रयत्न करना है। अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार के आप लोगों को इंक्वायरी हो तो मैं हर्षद जानी 9825581539 नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।